नमन क्या करते हो, मतलब कौन सा साल में हो? 1 to 12 ये तो यहाँ पे 11वीं 12वीं भी चल रही तुम लोग की? ये तो एक लौता ऐसे चल रहा है जीवन में। अच्छा एंटी प्लीज कर भाई, तूने गलत बोल दिया कि बुली करो, ये लोग सीरियस हो जाएंगे, इनको नाम भी मालूम अब तेरा। हाँ गलती हमेशा तेरी सी समझ आती है। एक छोटी कहानी से शुरुआत करूंगा। यहाँ पर कितने लोगों ने एक कहानी सुनी है मेरी साइकिल करके? बहुत बढ़िया, एकदम एकदम स्टूडेंट रिस्पॉन्स है तुम्हारा। यस सर। क्या नाम है आपका? खुशी अगर खुश हो तो भाई दुनिया में सब बराबर चलता है, नाम के अनुसार चलना चाहिए जीवन, सही है। तो आपने सुना है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं सुना आपके लिए भी है ये। फोन रख दो यार, आप मजे लो यार रियल वर्ल्ड में यार, ऐसे छोटी स्क्रीन से देखोगे मजा नहीं आएगा। एक सुबह बाबा है, मुझे उठाकर बोले चलो यार आज मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। यार अब तक आफ्ताब मेरी आंखें खोली नहीं थी और मैं खुद रात को देरी से सोया था। मैंने वही कहा जो हर बच्चा कहता, ठीक है बाबा। बाबा मुझे बाहर ले गए, बाहर एक चमचमाती साइकिल मेरा इंतजार कर रही थी। साइकिल को देख के मेरा मासूम सामान उछल कूद करने लगा, पर जैसी मेरी नजर पिछले पहिए के ट्रेनिंग व्हील्स की गैर मौजूदगी पे पड़ी, मेरा मन फिर से बैठ गया। जहन में एक डर सा उठा था जिसको शायद बाबा ने भाग लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा मैं हूं ना। तो उस छोटी साइकिल की छोटी सी सीट में मैंने अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई, पेडल पे जोर डाला जिससे साइकिल डगमगाते हुए आगे बढ़ी, जिससे मैं बहुत खुश था। पर ना जाने क्यों बाबा पीछे से चिल्लाए जा रहे थे कि ये कैसे चला रहे हो, हैंडल पे ध्यान दो, पेडल करना क्यों छोड़ दिया, अब देखो साइकिल दाएं जा रही है। पहले दिन इतनी कसरत कौन कराता है यार, लेकिन बाबा मुझे कसरत हर रोज करा रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। उस दिन खुशी के मारे में पीछे मुड़ के बाबा को बस ये कहना चाहता था कि देखो देखो बाबा आज मैं साइकिल चलाना सीख गया। पर जैसे मैं मुड़ा मैंने देखा कि बाबा बहुत दूर खड़े थे। उनको इतना दूर खड़ा देख मैं डर की वजह से साइकिल फिर डगमगाई। और आज पहली बार बाबा दौड़े दौड़े आए, थोड़ा मुस्कुराए, पर ना जाने कि उस दिन से गिरने का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि जहां मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा वहीं पे मैं मुड़ जाता, और जब तक मेरी नजरें रास्ते पे पड़ती मैं खुद रास्ते पे पड़ा होता। तो एक दिन मैंने सोच लिया कि आज मैं अपने डर को हरा के रहूंगा। तो मैंने अपनी साइकिल को भगाना शुरू किया, इतना तेज इतना तेज इतना तेज। बाबा पीछे से चिल्लाए जा रहे थे बेटा तू बहुत तेज जा रहा है, देखो तुम किसी से टकरा जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। उनकी सारी नसीहत मानो मेरी रफ्तार में कहीं गुम सी हो गई थी। इससे बस मुझे मोहब्बत हो ही रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला, पेडल से साइकिल इसी रास्ते पे सीटते में नहीं थे। पहली बार आंखों से आंसू और घुटने से लहू बहा। आज बाबा दौड़े दौड़े आए, बिना मुस्कुराए मुझे उठाकर घर ले गए और बस इतना कहा कि बेटा कल से साइकिल मत चलाना। पर साइकिल मुझे चलानी थी क्योंकि कल तक जो मैं गिर रहा था अपने डर की वजह से, पर आज जो गिरा था अपनी बेवकूफी की वजह से। और एक चीज मैं जान चुका था कि डर से तो भी लड़ा जा सकता है, पर बेवकूफी को ना सुधारा तो उसको दोहराने की आदत पड़ जाती, और मुझे वो बेवकूफ नहीं बनना था। तो अगली सुबह मैं उठा, सूरज से पहले साइकिल को स्टैंड से हटाया, मीलों मील तक चला ले गया, एक मोड़ से लौट आया बिना गिरे। आज बाबा को मैंने उठाया, पूरा किस्सा सुना और बस इतना कहा कि देखो देखो बाबा आज मैं साइकिल चलाना सीख गया। बाबा मुस्कुरा और कहा कि बेटा तू सिर्फ साइकिल चलाने, आज तो जिंदगी में चलना भी सीख गया। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है, पेडल हमारी मेहनत है, चलती हुई साइकिल हमारी कामयाबी तो चल रही इस राह पे जिसे कहते हैं जिंदगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे इंसानी रिश्तों के खड्डों में और घमंड की रफ्तार की वजह से मैं बार बार गिरूंगा, पर मुझे फिर से खड़ा उठना है और साइकिल को तब तक चलाते ले जाना है जब तक मौत की खाए ना आ जाए। There's a very specific reason why I start with this story. ठीक है, यहाँ पर कितने लोग राइटर्स हैं या आर्टिस्ट हैं? बहुत खूबसूरत, सब हो ही वैसे, ठीक है। पर एक बहुत सुंदर चीज होती है ना कि आप जब कुछ लिखते हो या कुछ भी बनाते हो ना, तो आप चाहते हो कि आप पहले ना उस पर एक रिव्यू ले लो, है ना। और रिव्यू के लिए आप हमेशा अपने दोस्तों को मैसेज करते हो, क्योंकि आपको पता है वो एक लौते ऐसे प्राणी है
जो ये नहीं बोलेगी बहुत बेकार चीज है। बोले मेहनत डाली तूने, अच्छी है यार, हम तो नहीं कर पाते। तब अपने आप खुश हो जाते हैं। हाँ, तो जब मैंने ये कहानी लिखी थी ना, मेरे पास वक्त नहीं था रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह के 4 बजे लिखी और अगले दिन जाके मुझे कहीं पे सुनानी थी। तो मैं रिक्शा में बैठा था और मैं रिक्शा वाले भैया को पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो उन्होंने कहा कि बेटा 20 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा कहानी 5 मिनट की है, आप ही सुन लो। और फिर मुंबई के ट्रैफिक में जैसे जैसे वो निकल रहे थे, ये कहानी मैं निकाल रहा था अपने पूरे दिल से, है ना, ऐसे एकदम पूरे जज्बात के साथ। और फिर मैंने अंकल ऐसे पूछा कि अंकल आपको कैसे लगी। अंकल ऐसे मुड़े और कहा अच्छी है, फुल स्टॉप, छोड़ दिया। मैं यार दिल ही बैठ गया पूरा। फिर हम जहां पर पहुंचे, वहां पर मंजिल पे पहुंचे तो मीटर हुआ था 40 रुपए, मैंने 50 दी तो उन्होंने 20 लौटा दिए। मेरे को सडनली ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ बहुत सही करने वाला हूँ, है ना। तो मैं ऐसे वापस से 10 रुपए उनको देते होगा कि अंकल आपने ना थोड़े ज्यादा दे दिए। तो वापस स्टोन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा बेटा वो 10 रुपए तुम्हारी कहानी के लिए। और मैंने उस दिन एक बात रियलाइज की कि यार अगर आप पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हो ना, अपने काम की तरफ अपना दिल डाल दोगे ना उसमें, तो अगर एक रिक्शा वाला अपनी मेहनत की कमाई से आपको 10 रुपए दे सकता है, तो इस देश में कोई भी कलाकार भूखा नहीं मरेगा। देखो मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूँ सेट्स के। एक है मेरे पास कि मेरे स्पेशल का एक 20-25 मिनट वाला सुना दो आपको, है ना, या तो मेरे ऐसे टुकड़े टुकड़े वाले सेट सुनाओ। फिर बोलोगे अरे भाई फरहान के लिए निकलना है मुझे। हाँ तो बहुत टाइम है। अच्छा बहुत टाइम है, चलो फंस गए। यहाँ पर कितने लोग रिलेशनशिप में है? पहले तुम लोग हाथ उसके पहले काट निकाल वापस एक आगे चल पे दुख होता तो ना हो यही सवाल करना। मेन प्रॉब्लम पता है क्या, प्रजाति की प्रॉब्लम पता है क्या अपनी, कि अपनी क्वांटिटी ज्यादा है मर्दों की, तो हमेशा एक गुट रहेगा जिसको कुछ नहीं मिल रहा, तो हमेशा नाराज ही रहते हैं। बट हाँ, तो यार प्यार की तरफ बढ़े उसके पहले मैं आपके लिए एक प्यारा सा एक छोटा सा पीस लाया, ठीक है। यहाँ पर तुम जीवन में कुछ भी करो ना, उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी लगेगी और मैं आपको वही बेचने वाला हूँ, ठीक है। ईमानदारी से खरीद लेना। उम्मीद ले लो, उम्मीद ले लो, उम्मीद ले लो। मैं महंगी महंगी उम्मीदें बड़ी सस्ती में बेचने आया हूँ। मैं अमीर की गरीब की सबकी उम्मीदें साथ लाया हूँ। तुम जिससे जलते हो, जो तुमसे जलता भैया, मैं उनकी उम्मीदें भी लेकर आया हूँ। जरा एक बार देख के तो जाइए मैं कितना स्टॉक लेकर आया हूँ। सपनों की इस दुनिया में एक चीज जिसका दाम कभी नहीं गिरता वो उम्मीद ही तो है। इसकी जरूरत कल भी थी, आज भी है, प्यार में भी है, ख्वाब में भी है, हारने के बाद भी, निराशा के साथ में। भैया सच बताए थोड़ी आपको भी है, थोड़ी हमको भी है। अब आप सोचते होंगे कि कहां से लाता हूं मैं ये उम्मीद है। माता रानी पाप लगाकर झूठ बोले तो शहर में चलते चलते बिखरी बिखरी ये हर जगह दिख जाती, जैसे कोई मजनू धोखा खा के शराब खाने में बैठा रहता है, कोई लैला अपने टॉक्सिक एक्स से परेशान होकर बिस्तर पे आंसू बहाती रहती है। फिर शराब की आखिरी घूंट पर और आंसू की आखिरी बूंद पर प्रेम की उम्मीद उठाकर दोनों फेंक देते कहीं पर। कोई नौजवान हंसते खेलते चेहरे के साथ कहता है कि जीत जाएगा वो दुनिया को, फिर जिम्मेदारियों के बोझ में धीरे धीरे दबकर एक दिन उसके हाथ से फिसल जाती है उम्मीद कहीं पर। माँ बाप अपने अनुभव से और बच्चे अपने जोश में अपनी अपनी बातें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर बोलने बोलने में वो हार जाते हैं एक दूसरे की बात सुनने में। झगड़े के बाद की चुप्पी में एक खाई गहरी होती है, उसमें उम्मीद फिसलती चली जाती है और ऐसी हजारों उम्मीदें फिर हमारे दिल में आके गिरती है। वो क्या कहते हैं, टूटी हुई उम्मीदें कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती है ना।
आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई दवाई होगी, चाहिए तो वही वाली फिर से खरीद लीजिए। यकीन मानिए इस बार एक और कोशिश तो करके देख लीजिए, क्या पता वो काम जो पहले बनाना था बन जाए, अब मजनू को लैला मिल जाए। नौजवान ने देखे थे जितने सपने पूरे हो जाए सब, माँ बाप और बच्चे सारी बातें समझ जाए एक दूसरे की। सोचो ना अगर एक आखिरी कोशिश में ये हो जाए सब। लेकिन हाँ, अगर उम्मीद होलसेल में खरीदने वाले तो बस इतना बता दूं कि अपने घर का पता बताते जाना मुझे, क्योंकि क्या है जिनको मैं उम्मीद बेचता हूँ फिर उनके ही घर के चक्कर काटता हूँ। क्या पता उनके घर से मेरे थैले में फिर से गिर जाए ये उम्मीद। ऐसे थोड़ी ना बेच रहा हूं, इतनी महंगी महंगी उम्मीदें इतनी सस्ती में। मैं जानता हूं इन्हें पाना आसान है, पालना मुश्किल। और उम्मीद से प्यार की तरफ बढ़ना है बढ़िया बात है। बट यार आजकल रिलेशनशिप्स बहुत अलग तरीके से हो चुके हैं। मेरे अनुसार हफ्ते भर के होते रिश्ते आजकल, हफ्ते भर के होते रिश्ते आजकल। पहला दिन सिर्फ मुलाकात है, पहला दिन है सिर्फ मुलाकातें, दूसरे दिन है प्यार भरी बातें, तीसरे दिन झूठे सारे बातें, चौथे दिन से है इश्क भरी रातें, पांचवें दिन झगड़े हो गए शुरू, छठे दिन बिछड़ने की है बातें, और सातवें दिन तक भूल जाएंगे हम ये सारे दिन सारे। मुझे ऐसा लगता है ये जो नया एक रिलेशनशिप बना है ना, सिचुएशनशिप, बहुत बहुत सुंदर चीज, बहुत ही बढ़िया, इतनी कंफ्यूजिंग चीज है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान था जो रिलेशनशिप से डरता था, ठीक है, प्यार से डरता होगा, रहा होगा उसको पुराना गांव जो। अब रिलेशनशिप एक तालाब, एक कुआं है, ठीक है, अब उसको भी चाहिए था कोई साथी, पर बिना रिश्ते के नाम के कैसे मिलेगा उसे कोई। तो एक दिन उसने भी एक नया कुआं बनाया, सिचुएशनशिप नाम का, पर कुआं बनाने वाला भूल गया कि कुएं का नाम अलग रखने से पानी थोड़ी बदल जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत लिखा था कि बचपन में टूटा खिलौना, जवानी में टूटा दिल, बचपन में टूटा खिलौना, जवानी में टूटा दिल, इसका गम लिए हम चल रहे हैं, शायद इसलिए 4 कदमों के बाद अजनबियों के बिस्तर पे हम गिर रहे हैं। प्रेम है इनसे उनसे कितनों को बोले, पर ये रटा हुआ झूठ भाई साहब खुद से तो ना बोले। प्रेम है इनसे उनसे कितनों को बोले, पर ये रटा हुआ झूठ खुद से तो ना बोले। और उसे तो अब ना दो तुम आजकल की, फिर से अगर सवेरे उठ के चले जाने वाले हो तुम, क्योंकि फिर बना दोगे तुम भी बिल्कुल उसे अपने जैसा। और याद रखना अब आईने में तुम भी खुद को उतना पसंद नहीं करते। पर कुछ भी क्या होता है ना, आपको सारी नॉलेज होती है दुनिया की, आपको पता है कि यार रिलेशनशिप्स आजकल अजीब है, फिर भी दिल लग जाता है। अपना भी लगा, अपना मुकम्मल हो गया तो अपना। ताजा ताजा खबर मिली है कि दुनिया के बाजार में प्यार की कीमत थोड़ी गिर सी गई है। आजकल पहली मुलाकात पर बोली जा रही है, दूसरी मुलाकात पर भूली जा रही है। लबों पर नाम किसी का और बाहों में किसी के। या तो लब के इसका नाम था या तो बाहों में इसके थे। लबों पर नाम किसी का, बाहों में किसी के, दिल तोड़ा किसी ने, हर जाना भरा किसी ने। और बचपन की एक कहानी में सुना था कि राजकुमारी के चुम्मे से कुएं का मेंढक राजकुमार बनता है। पर इसी जोड़ी को देख के लोग बोलते बताओ अंगूर भी लंगूर से बातों में फंस गए तारे हैं, तोड़ के लाए
प्यार के अंधे कर गए आसमान को काला ये, फिर अंधेरी रात में भटक गए प्यार का रास्ता ये। लेकिन हाँ, अब हो गया इश्क हमें। देखो खबर थी सारी मुझे, लेकिन तीर चला, इश्क हुआ, नींद हराम, काम खराब, हाल एकदम बेहाल है। पर सच बताए, उनकी एक झलक के लिए ना हम ये सारे अंजाम के लिए फिर से तैयार हैं। हाँ, दुनिया समझाती हमें कि 2 दिन की चांदनी है ये, इतना ना दिल लगाओ इस पे। 4 दिन की तो भैया जिंदगी है, इस पे तो ना गवाओ उसे। पर हम भी ठहरे जिद्दी, जवाब में बस कुछ ऐसा कह देते हैं कि समझा भी लेते खुद को, अगर हुआ होता उनसे इश्क जैसा खुद। पर हुआ उनसे भंवर इश्क है हमें, और भंवर इश्क समझाने के लिए बस इतना कह सकते हैं कि किनारे से दरिया की ओर देखो तो दरिया और आसमान एक रेखा पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो रेखा दरिया का अंत नहीं, हमारी नजरों का है। मेरा इश्क उस रेखा के आगे शुरू होता है। मजा आ रहा है? क्या बोला, कुरान को छोड़ देंगे? भाई देखो, तुम लोग आईआईटी में हो, जैसे जैसे तुम्हारे साल बढ़ते जाएंगे एक चीज का बलिदान होगा, नींद। हो गया ऑलरेडी, बस उस पर ही है कुछ चीजें, थोड़ी लाइन लिखी है कि मुझे जागते जागते आता है नींद का ख्वाब। हो गया, इतने पे खत्म करते सर, यही ट्रू रिलेटेबल। कि मुझे जागते जागते आता है नींद का ख्वाब, वो प्यारी सी लंबी सी गहरी सी नींद जो थी मेरे पास बचपन में, जिससे जलते थे सारे बड़े, जिसको देख के कहते थे बेटा तुम कितने हो सोते। छीन गई है वो नींद हमसे, जिसमें देखते थे ख्वाब बड़े बड़े। तब होना था हमें बड़ा, अब देखो वो कहां ले आई है दौड़ हमें। आंखों के नीचे हो गए हैं काले गड्ढे, क्योंकि आंखें जागती रहती है किसी ना किसी टेंशन में। देखो बहुत जाग जाग के एक सबक सिखाऊं, तुम्हें भी समझाता हूं कि हर चीज में पहले नींद का बलिदान होता है। पहले प्रेम पाने में, फिर प्रेम संभालने में, फिर प्रेम से बिछड़ने में, फिर प्रेम से उभरने में, और फिर वापस प्रेम करने में। कामयाबी मांगती है नींद तुमसे, कामयाबी मांगती है नींद तुमसे। पहले मेहनत करके जागते हो कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के बाद उसको संभालने के लिए, और फिर उसे पाने के बाद संभाल कर अपने पास रखने के लिए जब तुम किसी और से डरते हो, तब भी नींद का बलिदान होता है। हर चीज में जैसे जैसे नींद का बलिदान होता है, तुम सोचते जाओगे काश होता मेरे पास कुछ और वक्त, ये 24 घंटे से ज्यादा समय होता मेरे पास, तब तुम्हें मेरी बात फिर से समझ आएगी, और तब तुम भी देखोगे जागते जागते नींद का ख्वाब नहीं है। अभी सेट की तरफ जाते थोड़ा, मैं देखो तुम्हें थोड़ा बता दूं। देखो इस कहानी की शुरुआत जो है ना होती है इस बात से, व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव अ कंडीशन। नहीं, इतना डिप्रेसिंग नहीं है, अचानक से I realized I have a condition and it's not a very rare condition. बहुत सारे लोगों को हुए हैं and the worst part is that it's not treatable. तो जिनको है उनको जीना पड़ेगा इसके साथ। The condition is called being too filmy. बहुत लोग हो गए यहाँ पर। इसका सबसे खतरनाक सिम्टम जो है ना वो है डायलॉगबाजी। आपके ग्रुप में रहा होगा एक इंसान, या तो आप ही हो वो इंसान, कि अचानक कोई दुर्घटना घटती है, सब सॉल्यूशन सोच रहे, फिर एक इंसान आता है एक बड़ी बात बोल के चला जाता है, और तुम सोचते हो वाह क्या बोला है, पर क्या कर उसका मैं। मुझे ये सिम्टम रियलाइज हुआ था कॉलेज के वक्त,
कॉलेज में देखो हम थोड़े स्टार जैसे थे, ठीक है। कॉलेज एक लौती ऐसी जगह है जहां पर तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें क्या बनना है। जिंदगी आड़े नहीं आती बेटा, जियो बेटा, 3-4 साल जियो तुम, बाद में आते हैं। तो कॉलेज के टाइम हमें थोड़े स्टार टाइप थे, है ना, तो वही औहदे में घूमते रहते थे। अब एक बार हम ट्रेन में बैठे थे, यहाँ पर कितने लोग मुंबई लोकल में ट्रैवल कर चुके थे या देखिए, सिंपल समझाता हूँ। मुंबई लोकल 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 अलग दिशा में जा रही है, पर इस दोनों ट्रेन में सफर करते हुए लोगों के लिए मुंबई पूरा अलग है, एकदम कस के ये साथ। एक ट्रेन पूरी खाली जा रही है, उसमें एक बंदा खिड़की के पास बैठ पाता है, खिड़की के बाहर वो जैसे मुंबई को देखता है, वो कह पाता है कि हाँ हाँ सपनों का शहर है। वही दूसरी ट्रेन में सांस लेने की जगह नहीं होती, उस ट्रेन में सफर करता आदमी उसने तो सपने देखना ही छोड़ दिया कब से, ठीक है। तो कॉलेज के वक्त बहुत अच्छा नसीब कि हम ये वाली ट्रेन में जाते थे। अब हम खाली ट्रेन में जा रहे कॉलेज की तरफ, एंड दिस इज द डे आई रियलाइज्ड कि यार अंकल्स फाइंड मी वेरी अप्रोचेबल फॉर कॉन्वर्सेशंस। वो भाई एकदम ऐसा ही हो गया। तो अब देखो मैं ट्रेन में बैठा था, मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, उसको ऑफिस का पहला हफ्ता चल रहा था, ठीक है। ऑफिस का पहला हफ्ता आदमी बहुत खुश होता है, ठीक है, सारे सपने एकदम इंटैक्ट है। उसको लग रहा है उसको अभी महीने के अंत में एक चेक मिलने वाला है जो अपने बाप के पास लेके जाएगा और बोलेगा पापा ये लो, और अब से इस घर में सिर्फ आपकी नहीं चलेगी। उसके दिमाग में पूरा एक प्लान है भाई कि 4 साल में घर होगा, उसके बाद गाड़ी होगी, ये देख के घर वाली भी मिल जाएगी, है ना, परफेक्ट प्लान चल रहा है उसका। तो वो खुश है, मैं कॉलेज में बढ़िया कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। फिर एक अंकल हमारे सामने आके बैठे, वो भी खुश है, क्या ही परफेक्ट ट्रायंगल बना हुआ है, क्यों छेड़ना। पर फिर अंकल ने बात शुरू की और तब हमें रियलाइज हुआ कि अंकल की खुशी का राज क्या है। अंकल की खुशी का राज ये है कि वो दूसरों की खुशी चूस लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ऑफिस वाले के साथ बात शुरू की, ठीक है, कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि अंकल वो पहला हफ्ता है ऑफिस का। तो अंकल ने तुरंत कहा अच्छा ऑफिस जा रहे हो। मैं अपनी दुनिया में था, मैं वापस आ गया, मैं कहा कुछ तो हुआ बीच में। ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर कैसे पहुंचे, 4-5 डायलॉग मिस किए शायद मैंने। वो लड़का भी सीरियस होगा कि क्या होगा, ऐसा क्यों। फिर नहीं बेटा अब तुम किसी के लिए काम करोगे, फिर वो तुम्हें डांटेगा, तुम्हारी पगार उस पे काटेगा, काम नहीं करोगे तब काटेगा, हाफ डे पे काटेगा, त्योहार पे काटेगा, काट काट के तुम्हारा ही काट देगा। और भाई उसके चेहरे पे जो सारे चेक फटते हुए दिखाई दिए ना, वो उसने वापस से रिप्ले किया पूरी सिचुएशन को कि वो अपने बाप के पास गया और बोला कि पापा आप पॉकेट मनी देते रहो, आप बेस्ट हो। फिर अंकल मेरी तरफ मुड़े, अंकल ने पूछा तुम क्या करते हो। मैं कहा अंकल मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास कुछ खास है नहीं डिमोटिवेट होने के लिए। पर फिर अंकल ने ऐसे 2-3 बार कोशिश की, जब वो देखे कि यार अब उनका नहीं चल रहा है कुछ, तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, उन्होंने मेरा हाथ खींच लिया, फिर घूरने लगे और फिर आंखों में देखकर उन्होंने और फिर चुप हो गए। एकदम ड्रामेटिक पॉज कि अब तुम सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसी लगी हुई है। And I don't know if this has happened with you, पर देखो अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और कोई तुम्हें देखकर वैसे ऐसे कहते हो वाह, तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम उसके पास जाओगे नहीं पूछने के लिए, पर तुम खुशी खुशी घर की तरफ या क्या भी जा रहे हो, अरे बहुत शानदार आदमी यार, मैंने ऐसे चलते चलते लोग वाह वाही कर रहे हैं। पर वही अगर तुम चल रहे हो और कोई तुम्हें देखकर फिरे, ऐसी आत्मा जल उठेगी ना। तुम अंकल के पास जाओगे, तुम उनको पूछोगे अंकल 4 सेकंड में आपने क्या ही देख लिया मेरी आत्मा में जो आपको नहीं पसंद आया, ठीक है। तो मैंने अंकल को पूछा अंकल बताइए। तो कहते हैं बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों में क्या लिखा है। मैं कहा अंकल 20 साल की उम्र में आज तक अपने हाथों को देख के कभी किया नहीं मैंने। तो कहते बेटा तुम्हारे हाथों में संघर्ष लिखा है। मैंने कहा अंकल आपको पता है हम कौन से शहर में रह रहे हैं। वो जो सामने ट्रेन जा रही है ना उसमें किसी का भी हाथ खींच लो
उसमें आपको संघर्ष का एस दिख ही जाएगा। तो फिर अंकल ने कहा नहीं बेटा, वो तुम्हारे हाथों में लिखा है कि जब तुम 4 गुना मेहनत करोगे तब जाके तुम 2 गुना पैसा कमा पाओगे। सडनली संघर्ष महसूस हो गया और ऑफिस वाला फॉर सम रीजन बहुत खुश हो गया, मुझसे भी ज्यादा किसी की लगी हुई है। और फिर पहली बार हमें हमारी डायलॉगबाजी का रियलाइजेशन हुआ। हमने अंकल की तरफ देखकर कहा कि तो ठीक है ना अंकल, चलो माना कामयाब होते हैं वो लोग जिनकी लकीरों में वैसा लिखा होता है, पर यादगार तो वही बनते हैं ना जो अपनी लकीरों को हराना चाहते हैं। अंकल 0। भाई अंकल जो मायूस हुए और उसके बाद जो ट्रेन में खुशी की लहर आई, मैं रियलाइज किया पूरे कंपार्टमेंट में अंकल ने खुशियां चूसी है और सडनली सब खुश हो गए कि हाँ हमारा भी एस मिट गया भाई। बट हम जब फिर कॉलेज पहुंचे तो जैसे मैंने कहा कि यार कॉलेज में अगर आप स्टार जैसे चल रहे हो ना तो इर्द गिर्द भीड़ जमा हो ही जाती है, ठीक है, और भीड़ में सबसे आगे बैठे रहते हैं कुछ दोस्त तुम्हारे, ठीक है, और बहुत अच्छे दोस्त होंगे ना, भीड़ में बेइज्जती नहीं करेंगे। पर जैसे लोग गए और क्या अंकल क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे साले, देखा है तूने अपनी शक्ल में, पर भीड़ में सब इज्जत बना कर रखते हैं एक्सेप्ट मेरा एक दोस्त। मुझे ऐसा लगता था वो उस अंकल की ही औलाद क्योंकि उसका पूरा ऐसे डेवलप नहीं हो पाया, उसका एक ही आता था, उसका नाम फहद था। फहद से ऐसे क्यों रिलेट कर रहे हो तुम? तो हम ये सारी कहानी ऐसे सुनाते रहते थे। एंड मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हें ना कॉलेज में ना क्रैक करना है कि बहुत बढ़िया स्टार जैसे कैसे बनना है, तो 2 ही तरीके हैं। एक बहुत बड़े काम करते जो, ठीक है, या 2 रिलेशनशिप। और कई बार लॉन्डो के लिए अगर आप रिलेशनशिप में आ चुके हो, आपने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी प्रजाति कम है ना, और हमें पता है कि यार प्यार ना दोनों तरफ से बहुत अलग तरीके से काम करता है। कि अगर लड़कियों को पहली नजर में भी पसंद आ जाता है ना, वो उनके पास सीधा आके ये नहीं बोलते कि यार आज से तू मेरा हस्बैंड है, वो प्यार को आके बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ कहा ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मेरा हो चुका। मेरे कॉलेज में तो ऐसे ही नसीब चल रहा था। यहाँ पे ये देखो सेम कंप्लेन कर रहा है। हाँ देखो लड़कियों को कैसे होता है ना कि अगर उनको कोई पसंद आता है तो पहले वो इवैल्यूएट करते हैं कि उन्हें किस चीज पे पसंद आए, कि अच्छा गुड लुक्स, पर तुम्हारी गुड लुक्स कब तक रहेगी? जो भी एक क्वालिटी पसंद आती है उसके ऊपर एक ग्राफ बनता है। लड़कों का हिसाब ही अलग चल रहा है। लड़के एक झुंड में बैठे, ठीक है, वो दुनिया की बातें कर रहे हैं, फिर अचानक एक सडनली बंदा बोलेगा अरे सुन 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 देख तेरी भाभी। पहली नजर में सोलमेट्स, सच्चा प्यार। पर इस सच्चे प्यार के पीछे भी एक वजह है। जैसे मैंने कहा हमें पता है हमारी प्रजाति ज्यादा है, और क्योंकि हमारे बीच में ब्रो कोड है, तो अगर मैं कह दूं कि सुन तेरी भाभी, तो अब ये लोग नहीं जाके ट्राई कर सकते तब तक जब तक भाभी मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फिर वो मेरी भाभी बन जाएगी। और मुझे पता है एट दिस पॉइंट यू थिंक यार कितनी बुरी बात है, लड़की को तो पूछो उसको कौन पसंद है, कोई भी नहीं। उसने एक्चुअली इस डायरेक्शन में देखा भी नहीं था, उसको पता ही नहीं यहाँ पे लड़के बैठे थे, वो बस अपनी बेख्याली में चल जा रही थी। पर उससे ना एक गलती से अदा हो जाती कि वो अपनी दोस्त के साथ चल रही है, और फिर एक स्लो मोशन में एक मूवमेंट हो जाता है कि शीतल तुम्हें पता है क्या हुआ कल? गिर गए, और इन लौंडों में से जिसको पहले होश आ गया उसने कहते सुन तेरी भाभी।
हिसाब हुआ था कि हमने पहले बोल दिया था, और फिर हम गए बात करने की कोशिश की, तो पहली 2 बार है ना ऐसा बात ठीक से बनी नहीं, तो तीसरी बार शी थॉट कि शील हेल्प मी आउट। तो मदद देखो कैसे होती है कि हम बात कर रहे हो, फिर उसने कहा कि क्या है जो तुम्हें मुझ में पसंद आता है, आई तो डोंट नो व्हाट इज लाइकेबल अबाउट यू। उसको पता है, यही टेस्ट है। तो मैंने कहा कि बड़े बड़े शायर आए हैं बारे में लिखते तेरे, कि बरसों से बड़े बड़े शायर आए हैं बारे में लिखते तेरे, पर तुझे देख के मैं फिर भी कह सकता हूं कि उन्होंने थोड़ा कम ही लिखा है। तो मेरा ग्राफ शुरू हुआ, ये अच्छी बातें करता है पर कब तक। तो इस चीज के टेस्ट होते रहेंगे बीच बीच में, कि एक दिन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं और एकदम रैंडम टेस्ट आते हैं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कहां से प्रकट हो जाएंगे। एक दिन हम बात कर रहे हैं, वो कहती है मुझे शीतल बिल्कुल पसंद नहीं है यार, आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली, वो जब आती है ना वो हमें देखता ही नहीं है। मैं वहां से कह रहा हूँ पर मैं तो तुम्हें ही देख रहा होता हूँ, चुप करो तुम। और फिर रैंडमली एक स्टेटमेंट की, अच्छा जमाना कहता है कि जिंदगी में ना इश्क बड़ी फुर्सत से करना चाहिए, फुल स्टॉप। क्या करूं मैं इसका? और अब जमाना क्यों आ रहा है बीच में? पर टेस्ट कि अब तुम सही कितना अच्छा जवाब कितने जल्दी दे सकते हो। तो फ्लर्टिंग का एक बहुत बेसिक और प्यारा सा रूल है कि अगर तुम्हारी बातचीत चल रही किसी के साथ तो ज्यादा अपना दिमाग मत लड़ा देना। सामने से बंदी ही मदद कर रही है, वो कुछ मैसेज करेगी उसमें ही कीवर्ड्स होंगे। मैं कहा जिंदगी, जमाना, फुर्सत, इश्क, मैंने कहा कीवर्ड्स आइडेंटिफाइड। तो मैं तुरंत रिप्लाई भेजा कि अच्छा तो ठीक है, जमाने को कह दो कि इश्क के लिए हमने जिंदगी को फुर्सत बनाया। तो 6 महीने के ग्राफ के बाद बॉयफ्रेंड का टैग नहीं। से ताली बजा रहा है तू। पर सबसे सुंदर चीज पता है क्या है कि लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद ना मेहनत खत्म, वो तो लेवल 2 है। रिलेशनशिप में कोई भी इंफॉर्मेशन वेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि इसका टेस्ट आज लिया जाएगा, महीनों बाद, हाँ सरप्राइज टेस्ट ही चल रहा है, कभी भी वाइवा हो सकता है। जैसे एक दिन हमारी बातचीत चल रही थी और फिर उसने रैंडमली पूछा तुम्हें शीतल कैसी लगती है? शीतल बेस्ट फ्रेंड है उसकी। तो अगर आपने कह दिया बहुत बुरी है तो भी गाली खाओगे क्योंकि उसको हक है, आपको नहीं। पर अगर तुमने कह दिया बहुत बढ़िया इंसान है तब भी उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिट होगा। तो तब ऐसे छोटे छोटे जवाब बनाते थे हम के यार शीतल अच्छी है पर तुमसे तो कई गुना कम। मीठी मीठी बातें सुनकर वो हमेशा कहती थी कि यार इतना ही क्यूट रहना तुम। तो मैं कोशिश करता रहता था ऐसे माहौल बनाने की। तो एक दिन हम लोग ऐसे कॉलेज में बैठे थे, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और दिल से निकल आया यार क्या है कभी हाथ मत छोड़ना। तो उसने तुरंत छोड़ दिया। फिर लोग पूछते हैं कि लड़के रोमांटिक क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम रोम कर रहे होते हैं तुम अचानक कॉम कर देते हो। मैं अपना हाथ देख रहा हूं, मैंने कहा यार ये ऐस सदमे का ऐसे शायद। और उतने में हमारा राइवल आया, ठीक है? मैं कहा ना अगर हीरो वाली स्टोरी चल रही तो एक राइवल की जरूरत है। हमारे राइवल का नाम था राहुल और वो बहुत जल्दी वो कर दिया तुमने, तुम्हें तो पता भी नहीं आगे क्या हो रहा है। पर ये हमारा टिपिकल राहुल, नाम तो सुना ही होगा, 10 घूम रहे हमारे में। तो हमारी मेन बहस ये चलती थी कि ड्रामा में बेहतर कौन है। तो अभी कंपटीशन नजदीक था एक और वो आया और मैं सदमे में बैठा हूँ।
तो बातचीत शुरू कर रहा है मेरे साथ, और जैसे बात कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। तो भीड़ देखकर साइकोलॉजिकली आदमी ज्यादा बात करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तो उसने मुझे देखकर बोला कि अच्छा कुछ बेट लगा नहीं है क्या कि वो कोई जीता तो क्या देगा, क्या मिलेगा उसे। तो मैं तो अभी जवाब सोच ही रहा हूँ कि उसने कह दिया अरे कुछ औकात है देने की। देखो मेरा ईगो बहुत छोटा बहुत, पर कोई औकात पर बोल दे, गर्लफ्रेंड के सामने बोल दे, भीड़ के बीच में बोल दे तो थोड़ा हर्ट हो जाता है। तो मैं तुरंत उसको उठकर बोला कि जवाब तैयार है पर आज नहीं दूंगा, 4 लोगों के बीच में नहीं कहूंगा। प्ले जीतने के बाद स्टेज पर खड़े रह के पूरे कॉलेज के सामने तुझे जवाब दूंगा। ऑल्सो बिकॉज तब जवाब नहीं आ रहा था। मैं था सदमे में तो था, और घर जाते वक्त मैं सोच रहा हूँ यार प्ले भी जीतना और जवाब भी देना है। और मैं कहा ना नींद का बलिदान चल रहा है भाई, रात के 2-3 बजे हम काम कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट का काम चल रहा है, कॉलेज का काम चल रहा है, और उसमें ना आप जीवन में कहीं पे भी पहुंचो, कितने भी बड़े रिस्क लेना चाहोगे ना, हर रिस्क लेने से पहले आप सोचोगे कि अगर हार गए तो क्या। और उसमें ना आपको एक इंसान चाहिए होता है अपने साथ, टू लीन ऑन। अगर वो इंसान है ना तो आप बड़े से बड़े रिस्क ले सकते हो। वो टाइम पे वो गर्लफ्रेंड मेरी वो इंसान थी, है ना। तो अचानक उसका मैसेज आया 2:30 बजे, मैं एकदम मोटिवेट हो गया। मैं मैसेज खोला, हाँ, और मैसेज में लिखा था कोई जवाब नहीं दोगे तुम। मैं तो ऑपोजिट पार्टी हो गई यार। मैं कहा सुन के ले लूं क्या यार। तो कहता हाँ, क्योंकि तुम जवाब दोगे फिर कल वापस एक झगड़ा होगा, ऐसे झगड़े चलते जाएंगे यार, फिर कभी सुलझेगा ही नहीं। मैं कहा पहले तो वर्ल्ड पीस की बातें मुझसे मत करो। और अभी ये बहस चली रही है, तो उतने में बुआ हमारे घर पे 2-3 दिन से ठहरी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे पानी की प्यास लगी हुई होगी उनको रात को, उन्होंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट ऑन है, तो प्राइवेसी तो क्या ही है, दरवाजा खोल के लेट्स सी। और फनी पार्ट ये है कि बचपन में ना बुआ मेरी ट्यूशन टीचर हुआ करती थी। ज्यादा फनीयर ये है कि मैं जब भी ट्यूशन पे जाता था मैं सो जाता था। तो अब जब ये 3 बजे बुआ मुझे जागते हुए देख रही है, तो एकदम दिल से हल्का मीठा मीठा सा ताना निकल आया कि बेटा अब नींद नहीं आ रही है तुम्हें। मैंने फोन रख दिया, लैपटॉप रख दिया, मैंने कहा ड्रामा और प्यार होता रहेगा, अपॉर्चुनिटी आई है। तो मैंने बुआ को कहा कि बुआ क्या है ना कि बचपन में नींद में जो सारे सपने देखे थे ना, उन्हें पूरा करने के लिए अब जागना पड़ता है। बुआ 0। और कभी कभार ऐसे ना इतना खुश हो गया ना, 3 बजे दिमाग चल रहा है भाई, मैंने खुद को थपथपी दे दी, क्या ही बढ़िया काम कर दिया। फिर मैं मैसेज ऐसे वापस उसको मैसेज करने गया कि यार तुम्हें पता है अभी क्या हुआ, उतने में उसके रिप्लाई पड़े थे, ठीक है मत दो जवाब, भाड़ में जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। मतलब 5 मिनट देरी से जवाब देने के लिए 10 तारीख तो पहले भेजी है। और अभी अगले दिन से हम जब प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने थिएटर में कभी भी भाग लिया होगा ना, आप सबको पता होगा कि 2 किस्म के एक्टर आएंगे तुम्हारे पास। एक एकदम ऐसे मंझे हुए बहुत ही शानदार वाह, दूसरे जिनको देखकर आप कहते हो कि तू लाश, जो धीरे धीरे हंस रहा है ना। हमारे प्ले में 2 लाश थी, एक को तो इतना लाश रखा था कि मैं उसको प्ले में जिंदा ही नहीं रखा था, वो विंग से भी लाश ही बनकर आता था। और मैं उसी को डांट रहा था, वो भी ऐसे हो गया कि सर अब सांस रोक दूं क्या। और मैं ज्यादातर टेंशन इस बात में था कि यार रेडियो साइलेंस चल रहा है इसके साथ, अगर ये बात कर लेगी ना तो ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने उसको ना मैसेज भेजा कि यार देखिए मत समझ कि मैं इतनी मेहनत ना जीतने के लिए, मतलब उसको हराने के लिए कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जीतना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं जीतूंगा तो मेरे सपने जीतेंगे। तो रेडियो साइलेंस हुआ और वहां से मैसेज आया, क्या है तुम्हारा सपना। तो मैं कहा कि बस छोटा मोटा सा एक सपना देखा है मैंने, कि मैं चाहता हूं कि बस इतना बड़ा होना है कि दुनिया में जब भी कोई अपने लिए भी कोई दुआ मांग रहा हो ना, तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा मेरा हो।
बहुत बड़ा सपना नहीं देख लिया तुमने? मैं कहा सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, वरना कहानी में लोगों को इंटरेस्ट कैसे आएगा। और अभी रेडियो साइलेंस टूट गया, आप खुश हो, मैसेज पे बातें हो रही एकदम बढ़िया, अचानक ही बगल से आवाज आती है। और कॉलेज के दोस्त इतने प्यारे होते हैं ना, एक्नॉलेज कर रहे सीधा मैसेज कि हाँ मैंने तुम्हारी प्राइवेट चैट देख ली, लेट मी ऑल्सो रिएक्ट टू इट। हमें फाद तो हमेशा ये कहता था दिक्कत क्या है तुझे, और अगर फाद 6 फुट का आदमी नहीं होता तो लड़ाई हो ही जाती है हमारी। पर तो हमेशा यही कहता था कि यार मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारता है। मैं कहा यार दुनिया की यही दिक्कत है, मैं तो अपनी सारी बातें दिल से कह रहा होता हूँ, लोग उसे डायलॉग समझ लेते हैं। जिस दिन प्ले था भाई, उस दिन इतना सुंदर माहौल बना हुआ है, आपने सबको मोटिवेट करके रखा है ना, पूरे झुंड को आपने समझा दिया क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। लास्ट को भी बहुत बढ़िया लास्ट, ठीक है, वेरी गुड। फिर आप अपने कोने में जाते हो और आप रियलाइज करते हो आपको मोटिवेट करने के लिए कोई है नहीं। तब ना जब आप अकेले रहोगे ना किसी कोने में, तब आपके सारे डर जिंदा हो जाएंगे अचानक। वो सारे डर भी जिनसे आप कभी है ना, जिन्हें आप कभी सुलझा नहीं पाए हो। बहुत सारी लड़ाइयां होगी आपके जीवन के अंदर जो आप जीत नहीं पाते, तो आप उसमें खुद में दबा लेते हो सोचकर कि यार किसी दिन भूल जाऊंगा इस लड़ाई को, पर वो लड़ाई कभी भूल नहीं पाते आप। जिस दिन एक डर बाहर आता है ना, उस दिन ये सारी हारी हुई लड़ाइयां बाहर आकर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और उस दिन अगर तुम डटकर खड़े रह गए ना, वो दिन तुम्हारी अपने आप एक जीत कहलाएगी। मैं उस दिन सोच रहा हूँ यार, मेरी सबसे पुरानी जो लड़ाई है, जो मैं बहुत वक्त तक नहीं जीत पाया, वो ये था कि यार स्कूल में ना हमें एक लड़का जो बुली करता था, तो स्पोर्ट्स डे के दिन ना हमें एक रेस हार गया। ऐसे बहुत हारा हूं मैं स्पोर्ट्स डे पर, और वो पर्टिकुलर रेस इसलिए याद है क्योंकि जब मैं हारा ना, तो पीटी टीचर ने कहा कि यार कोई नहीं बेटा, सब बढ़िया है, भूल जाओ, अगली रेस जीत जाओ। ये बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि हाँ भूल जा, वैसे भी हारने वाले को कौन ही याद रखता है, तालियां हमेशा जीतने वाले के लिए बजती है ना। वो खुद हारा था पर फिर भी ये बात दिमाग में घर कर गई। तो जब भी मैं किसी कंपटीशन में रहता हूँ ना, मेरे सामने वही रेस ट्रैक रहता है, वही हर्डल्स आते हैं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर जीते नहीं ना तो भुला दिए जाएंगे, और हमेशा वो अतीत पीछे भागते हुए नजर आता है। और इसी डर में बैठा हूं कि यार अगर आज हार गए तो क्या। और उतने में ना गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, मैं मैसेज खोला, उसमें लिखा था जाओ सबकी दुआओं का हिस्सा बन जाओ। मैं कहा आज नहीं हारूंगा। हमें स्टेज पे जैसे चढ़ा ना, तो जैसे पहला कदम लिया, उसके पहले मेरा नाम गूंज रहा था, मुझे देखते ही तालियां बज गई। जब प्ले खत्म हुआ तो लोग खड़े हो चुके थे। ये जो बड़े बड़े कलाकार वाले सारे सपने हैं ना, वो मैं कॉलेज टाइम से देखते आ रहा हूँ। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए और मेरा नाम लिया गया, उसके पहले मैं उठता लोग उठ चुके थे, और मैं धीरे धीरे जैसे चल रहा हूँ ना, तो मेरे पास राहुल के लिए जवाब तैयार था। पर यहाँ पर आता है जिंदगी में एक दूसरा सबक, कि अगर जिंदगी में जीतने से ज्यादा कुछ मुश्किल है तो वो ये कि जीतने के बाद जमीन पे रहना। आपके पास हमेशा दो चॉइस रहेगी, एक टू बी द इगोइस्टिक पर्सन, सेकंड टू बी द बेटर पर्सन। तो जब हम स्टेज पे चढ़े और हमें माइक दिया गया, तो हमने बस इतना कहा कि बहुत पहले मान चुके थे हम कि बहुत बड़े बनेंगे हम, कि बहुत पहले मान चुके थे हम कि बहुत बड़े बनेंगे हम। तुम इसे जुबान किसी बेवकूफ की समझ लेना, तुम्हें इत्मीनान से गलत साबित करेंगे हम। जब डिसाइडेड टू बी द बेटर पर्सन ऑन स्टेज, जैसे स्टेज से उतरा, मैं राहुल का और मिला मुझे वो एक कोने में थोड़ा सा मायूस अपने झुंड के बीच में। मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। मैं कहा जरा आओ मैं थोड़ा और खूबसूरत करूं इसे। मैं उसे साइड में लेकर मैंने बस इतना कहा कि अगली बार मेरी औकात पर सवाल उठाए ना, तो ये तालियों की गूंज याद रखना, और चाहता ना तो ये पूरी भीड़ के सामने कह सकता था, तेरे दोस्तों के बीच में भी कह सकता था, पर मैं तुझे नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं बस तुझे समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में तेरे और मेरे बीच हमेशा मैं जीतूंगा।
बढ़िया कॉलेज नहीं चाहिए। फिल्मों के साथ हमारी यही प्रॉब्लम, 3 घंटे की फिल्म जहां पर एंड होती है ना, तो मुझे लगता है कहानी यहाँ से वैसे ही चलती रहेगी। हैप्पी एंडिंग, एक जीत ऐसे ही चलती रहेगी। एक बड़ी जीत मिल जाती है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप सस्टेन कर लोगे। पर कॉलेज का हिसाब अलग है। कॉलेज के 3-4 साल खत्म होते हैं और फिर उसके बाद फिल्म बदल जाती है। आप जैसे दुनिया में पैर रखते हो ना, आपकी मूवी ही बदल जाए। आप अनुराग बासु की फिल्म से सीधा अनुराग कश्यप की फिल्म में पहुंचे। दुनिया का एक सबसे बड़ा सबक अगर है तो वो ये, दुनिया में ना तुम्हें सबका वक्त कमाना पड़ेगा। कॉलेज में वक्त नहीं कमाना पड़ता, सबके पास मुफ्त का पड़ा है। पर जैसे आप दुनिया में पैर रखते हो ना, तो हर इंसान को अपने घर का एक सिचुएशन समझाया जाता है। वो एक जिम्मेदारी जो उनसे थोड़ी दूर रखी गई थी ना, वो अचानक महसूस होने लगती है और उस बोझ के तले ना आदमी और तेज भागने लगता है। तो उसमें जब कोई उसे रुकाकर उसका वक्त मांगता है ना, तो वही सोचता है कि अगर मैं तुम्हें अपना 2 मिनट भी देने वाला हूं तो इस हिसाब से ही दूंगा कि अगर तुम उस वक्त में मेरे लिए कुछ अच्छा कर दो, मेरी जिंदगी बदल दो। अगर तुम नहीं कर पाते तो लोग बहुत आसानी से कह देते कि तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। और हम जिंदगी में किसी का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम सोच रहे थे कि कैसे किसी का वक्त कमाना है। तो उस वक्त हमने नौकरी करना शुरू की। हमने कहा देखते हैं ये कैसे हिसाब होता है। हमने सोचा कि यार सारी जिम्मेदारियां खत्म कर लेंगे ना एक बार, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक और बंदा काम करता था। वो बढ़िया सिंगर था और वो मेरे थोड़ा पहले से काम कर रहा था वहां पर। तो उसने मुझे पहले ही बोल किया था कि भाई कॉफी मशीन का संभाल कर। हमारे ऑफिस की कॉफी मशीन का हमेशा ये कहते थे कि अगर आपने एक कप पूरा एक साथ पी लिया ना, आप अंदर से मर चुके हो। वो कॉफी मशीन है ना, तब से जब ऑफिस बना था, ठीक है, और फिर कभी सर्विस ही नहीं हुई। तो मैं हमेशा ऐसे कहता था कि नहीं अंदर से थोड़ी मरे। और एक दिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैं उसको पूछा यार थोड़ा गा के सुनाना यार। मैं उसको हमेशा हल्के में लेता था, पर उसने जिस दिन सुर छेड़े ना, मैं ऐसे हो गया कि भाई तू और मैं साथ में निकलेंगे यहाँ से। तो उसने कहा नहीं यार नहीं निकल सकते यार, वो जिम्मेदारियां है ना। मैं कहा हाँ मैं भी सारी जिम्मेदारियां खत्म करके निकलूंगा। और फिर उसने एक बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब हमेशा मुश्किल लगेगा कि कब होती है जिम्मेदारियां खत्म। हम ना ईएमआई में जीवन जीते हैं। सबसे पहले आप अपने बाप दादाओं का कर्जा उतारोगे, फिर आप अपना कोई कर्जा उठाओगे, कोई घर का कर्जा, कोई गाड़ी का कर्जा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ, है ना। फिर जैसे परिवार, जैसे सब घर बन जाएगा तो आप सोचोगे अब परिवार शुरू करना है, परिवार के बारे में सोचोगे। धीरे धीरे ये सारी जिम्मेदारियां खत्म करोगे और फिर एक दिन तुम्हारे पास वो सवाल उठकर वापस आएगा कि अब तो तैयार है क्या सपनों के लिए। और उस दिन आप बस इतना कहोगे यार अब थक गए। मुझे कभी जिंदगी में थकना नहीं था यार। तो मैं ये सोचता कि सारी जिम्मेदारियां जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी थोड़े पैसे कमा लेते फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं ना ऑफिस में डबल टाइम काम करता था। तो सब जब 7 बजे निकल जाते थे, मैं 9:30 तक काम करता रहता था। एक दिन बॉस की डांट खाकर, गाली सुनकर अपनी पीपीटी ठीक कर रहा था, फिर वापस उनको पीपीटी भेजी 9:30 को। उन्होंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा साले वही थी। फिर राहत की सांस ली। फिर मैंने मुड़कर देखा कि यार मेरे टेबल पर जो कॉफी का कप था ना, वो मैं पूरी पी चुका था, अंदर से मरे नहीं है। तो अगले दिन ना बहुत फॉर्म में आकर मैंने अपने बॉस को कहा कि यार मुझे नौकरी छोड़नी है, क्योंकि जितनी मेरी औकात है ना उतनी तनख्वाह में कभी कमा नहीं पाऊंगा किसी से। तो बॉस ने कहा इतना बोलने का जरूरत नहीं था, खाली इतना बोलते ना जाना तो चला। And I realized that इतनी जल्दी इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करना चाहिए चीजों पर। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में बहुत ही तुरंत अगले दिन से कुछ करना शुरू कर दिया। मैं घर पे पढ़ा था और जब मैं घर पे था ना तो मैं अपने सारे दोस्तों की स्टोरी देखता रहता था और मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ अपनी अपनी लाइफ में, सिर्फ मैं कुछ अलग करके बैठ गया। वो टाइम पर ना आपको ऐसा लगता है कि यार गलती बहुत जल्दी कर लेता है इंसान। जो फैसले होते हैं ना सोच समझ कर लोगे ना, तो कभी कभार आप उसे नाप तोल सकते हो कि यार माना छोड़नी है नौकरी पर कितने वक्त बाद। मैं घर पे बहुत मायूस रहता था और मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि दोस्त सारे खुश दिख रहे। तो मैं हमेशा मैसेज लिखने की कोशिश करता था अपनी गर्लफ्रेंड को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार ये पर्सन था ना अपने कॉर्नर में। तो मैं हर रोज एक मैसेज फॉर्म करता था और फिर हर रोज बैक स्पेस कर देता था, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर करना नहीं आ रहा था।
कैसे स्ट्रक्चर करूं अपनी बेवकूफी को। तो एक दिन सामने से उसका मैसेज आ गया, मैं बहुत खुश। मैं कहा हाँ यार सारी बातें अब कर सकता हूँ। मैंने मैसेज पढ़ा, उस पर लिखा था आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। शीतल भी यही कहती। मैं समझ गया शीतल क्यों पसंद नहीं है लोगों को। पर 6 महीने में जिंदगी बदल गई। 6 महीने में कॉलेज का हीरो बाहर निकल के बेरोजगार आशिक, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ आशिक। अंत में ना घूम के जब अपने दोस्तों के साथ बैठा तो हम 4 दोस्त बैठे बस अपनी अपनी बातें कर रहे। और जब लोग सामने से अपनी बात कर रहे होते हैं ना, तुम समझ जाते हो कि वो बहुत खुश है। क्योंकि खुशी वाली बातें ना बहुत जल्दी बाहर आती है, दुख को वक्त लगता है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि यार ऑफिस में ना एक बंदी मिल गई है, एक कह रहा है कि यार बॉस ने कहा है कि वीजा करवा दे, अगले साल शायद यूएस जाना पड़े। और सब अपनी अपनी खुशी बांट रहे हैं। और हमें ना बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि जब सब खुश होते हैं तब अपना दुख मत बांटो, क्योंकि खुशी ना बहुत मुश्किल से मिलती है। तब चुप हो जाते हो, जब आपकी बारी आती है तो आप बहुत आसानी से कह देते हो तब ठीक है। सबको पता है कि आपका झूठ है, और वो झूठ ना आपकी आंखों से पकड़ा जा सकता है, आपकी आंखों में वो आंसू दिख जाता है। पर जो ये सब देख रहे ना, उन्हें भी तो पता है कि खुशी कितनी मुश्किल से मिलती है, तो वो आपका झूठ बहुत आसानी से मान लेते हैं। और फिर जब सबने मान लिया कि सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो हमने ना डिसाइड किया कि रात को एक पार्टी करते हैं। तो हम पार्टी में पहुंचे क्योंकि अपना सब बढ़िया चल रहा है। और वहां पर जैसे अब मुंबई के घरों की एक स्पेशलिटी है कि आप 4 कश छोड़ोगे ना तो धुआं दिखने लगेगा। तो हम जब घर में घुसे तो हमें धुआं दिख रहा था, इतना कि दीवार नहीं मालूम पड़ रही थी। और अंत में एक दोस्त था, उसने कहा कि अरे यार तू कमरे में बैठ जा, पैसिव हो जाएगा। मैं कहा पैसिव सुपर पावर। मैं कहा सुपर पावर का इस्तेमाल करना है आज हम, क्योंकि ब्रेकअप के लिए ना मुझे बहुत ही फुद्दू रीजन मिला था। इट्स नॉट यू, इट्स मी। तो वर्क ओवर इट। जब तुम्हें प्रॉब्लम पता है तो वो सॉल्व करो ना। तो मैं यार कमरे में बैठा था और मैंने ना अपने हाई वाले दोस्तों से एक चीज सीखी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बात बस रिपीट करते रहो। तो मैंने उसको मैसेज पहले भेजा कि यार तूने तो कहा था कि कभी कभार हाथ छोड़ेगी, ये हमेशा कहां से बीच में आ गया। तो उसने तुरंत फोन लगाया, और जैसे ही फोन उठाया मैंने उसको बस इतना पूछा, छोड़ कर क्यों गए? यार तुम नहीं समझोगे, छोड़ कर क्यों गए? यार तुमने वक्त देखा, छोड़ कर क्यों गए? जैसे 6-7 बार के बाद वो हार गए। और उसने कहा कि यार पता है प्रॉब्लम क्या है, कि रिश्ते में ना 2 लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं, फिर एक दिन ना एक इंसान एक कदम ज्यादा आगे बढ़ जाता है, एक ख्वाब ज्यादा बुन लेता है। दूसरा इंसान कोशिश करता है कि यार मुझे भी एक ख्वाब देखना है, अब वो कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। पर पहला इंसान और तेजी पकड़ लेता है, वो और ख्वाब देखने लगता है। पीछे चलता हुआ शख्स अब बस कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि वो भी वो ख्वाब देखे जो आगे चलता हुआ शख्स देख रहा है। और एक वक्त के बाद वो समझ जाता है कि यार ये सारे ख्वाब तो वो देख ही नहीं रहे, तो वो रुक जाता है और आगे चलता हुआ शख्स उसके आंखों से उज्जवल हो जाता है। मैंने कहा अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो यार आवाज लगा देती यार, तेरे लिए पीछे मुड़कर ही आना था ना, आ जाता। यही प्रॉब्लम है, मैं आया, तू मेरे लिए पीछे मुड़कर आने के लिए तैयार था, मैं बस तेरे लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो टाइम ना मैंने उसको बस इतना कहा कि आज से ना तेरे लिए रो रहे हो, और जब तक आंसू बह रहे ना तब तक तेरे लौट आने की उम्मीद है। और जिस दिन आंसू सूख गए ना उसके बाद लौटने की कोशिश मत करना। और उसने कह दिया आज भी डायलॉग मार दो। मैं कहा यही गलती तो लोग करते हैं कि मैं बस अपनी दिल की बातें कर रहा होता हूँ और लोग उसे डायलॉग समझते हैं।